हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि काफ़ी बड़े समय में या फिर बात करें दशकों की, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एकमात्र फाइटर प्लेटफॉर्म इंपोर्ट किया गया है ये डसॉ रफाल है। वहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे उनसे इन प्लेटफॉर्म के नंबर्स कम ही लिए गए और वहाँ भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो 36 रफाल प्लेटफॉर्म के लिए जो डील हुई थी ये 7.8 बिलियन यूरोस की थी, जो कि डॉलर्स में रफली 8.5 बिलियन डॉलर्स होता है। तो 36 रफाल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैसा था। इसमें ये प्लेटफॉर्म तो आए ही, इनके वेपन सिस्टम्स भी आए, साथ ही इनको मेंटेन करने के लिए और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया। तो डिबेट्स इस चीज़ को लेकर चालू हो गई कि रफाल यहाँ पर F-35 से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। और दोबारा जब रफाल को कंसिडर करने की बात आई, स्पेशली MRFA कंपटीशन में, तो ये आर्ग्यूमेंट बार बार सामने आने लग गया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ नेवी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पे कर रही हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी इंपोर्ट की बात करते हैं और वहाँ पर प्राइस का डिस्कशन होता है तो ये कंपैरिजन के फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको सही पिक्चर मिल पाए। बाकी और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है। तो यूजुअली जब इंडिया की रफाल डील में प्राइस कंपैरिजन होता है तो F-35 की बात कह दी जाती है और कहा जाता है F-35 तो बहुत सस्ते हैं, ये तो इवन $70 मिलियन पर पीस के अराउंड आते हैं। और इंडिया ने 2016 में $237 मिलियन पर पीस के हिसाब से रफाल के लिए पे किया है। तो जब हम यहाँ पर $70 मिलियन के आसपास के प्राइस टैग की बात करते हैं तो हम ये नहीं समझते कि ये खाली एक प्लेन F-35 का कॉस्ट है, वो भी उस केस में जहाँ पर आपको ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जापान की डील को अगर आप देखेंगे जो कि 2020 में क्लियर करी गई थी, तो 105 F-35 के लिए करीबन $23.11 बिलियन की डिमांड रखी गई थी। तो इस लिहाज से एक F-35 का प्राइस 220 मिलियन पहुंच जाता है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, पर उसके बाद भी यहाँ पर जो प्राइस है वो $220 मिलियन पर पीस पड़ रहा है। खैर, F-35 फिर भी एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये थोड़ा महंगा होना चाहिए। पर कल ही हमने चर्चा करी कि फिलीपींस द्वारा भी F-16 ब्लॉक 70 को प्रिक्योर करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर US की साइड से क्लियरेंस दिया गया है। तो खाली 20 F-16 ब्लॉक 70 के लिए फिलीपींस को $5.5 बिलियन पे करने पड़ेंगे। तो एक एयरक्राफ्ट का प्राइस यहाँ पर आ रहा है ऑलमोस्ट $275 मिलियन। लेकिन हम इसे 2016 के रफाल के प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इन्फ्लेशन को भी ऐड करेंगे। तो जो उस समय का $230 मिलियन होता, वो अब जाकर $300 मिलियन के आसपास पहुंचता है। तो F-16 ब्लॉक 70 के प्राइस से वहां पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली $25 मिलियन का है। और ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि रफाल F-16 से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। ये ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म है जो कि ज़्यादा पेलोड और ज़्यादा रेंज तक अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद भी प्राइस में F-16 रफाल के अगर इतना क्लोज आ जा रहा है तो ये चीज़ शोकेस करती है कि जो मॉडर्न एवियोनिक्स हैं और स्मार्ट वेपन्स हैं, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम एक और डील को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में इजराइल द्वारा एडिशनल F-15 ईगल 2 प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने के लिए डील साइन करी गई है। तो करीबन $5.2 बिलियन में खाली 25 F-15 जो है ये इजराइल को मिलेंगे, जो कि एक्चुअली फिलीपींस की ये F-16 ब्लॉक 70 की डील से सस्ते हैं, पर फिर भी $208 मिलियन पर पीस ये प्लेटफॉर्म पड़ रहे हैं। और ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि इजराइल पहले से ही F-15 को ऑपरेट करता है, तो उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड पायलट हैं। हाँ, इन मॉडर्न प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा चीज़, F-15 को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से ही इजराइल के पास मौजूद है और वेपन्स भी मौजूद हैं। और उसके बाद भी अगर पर पीस ये $208 मिलियन के पड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी चीप प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर इसी कैटेगरी में एक और प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो करीबन 24 यूरोफाइटर टाइफून जो है ये कतर द्वारा खरीदे गए थे 2017 के राउंड में, यानी कि जो इंडिया की रफाल डील है उसी के आसपास। तो कतर ने इन 24 एयरक्राफ्ट के लिए £6 बिलियन पे किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट $7.9 बिलियन होता है। तो हमने $8.5 बिलियन में 36 रफाल लिए थे, वहीं पर $7.9 बिलियन में कतर द्वारा खाली 24 यूरोफाइटर टाइफून लिए गए हैं। तो यूरोफाइटर टाइफून जो है ये रफाल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब यहाँ पर कंपैरिजन हो गया तब चीज़ें नज़र आती हैं कि रफाल एक्चुअली उतने एक्सपेंसिव नहीं है जितना इनको लेकर बोला जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो आपके डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है ये हमेशा बेस्ट चॉइस होते हैं क्योंकि ये प्राइस में आपको रीजनेबल पड़ने वाले हैं, वरना इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं।
पर उस केस में भी अगर हम रफाल जैसे प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर है। और ये परसेप्शन कि रफाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े, फ्रांस ने हमें लूट लिया, गलत है। वेस्टर्न फाइटर प्लेटफॉर्म एक्सपेंसिव होते ही हैं और उसमें भी जो इनिशियल ऑर्डर्स हैं वो हमेशा महंगे पड़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाते हैं। तो इजिप्ट ने पहले 24 रफाल के ऑर्डर दिए थे, उसके बाद 2021 में 30 एडिशनल रफाल के ऑर्डर दिए गए और इनका प्राइस जानकर आपको हैरानी होगी। खाली $4.5 बिलियन में 30 रफाल प्लेटफॉर्म इजिप्ट ने ऑर्डर किए थे फॉलो ऑन ऑर्डर के अंतर्गत। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाता है, उसके बाद वेपन पैकेज भी जो आप पहले लॉट में ऑर्डर करते हैं उससे थोड़े कम ही बाद में किए जाते हैं, तो ओवरऑल प्राइस अपने आप ही नीचे आ जाता है। तो अगर हम डसॉ एविएशन के साथ ऐसे अग्रीमेंट करने में सक्षम होते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने डोमेस्टिक वेपन्स को रफाल से इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर फ्यूचर में बड़े रफाल के ऑर्डर दिए जाते हैं तो वहाँ पर हम प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम करने में सक्षम रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को रफाल ही लेने चाहिए। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कहेंगे कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म हमेशा आपको इम्पोर्ट से सस्ते मिलेंगे और वहाँ पर आपको कैपेबिलिटी मिलेगी अपने खुद के वेपन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने की। लेकिन अगर आपको MRFA के अंतर्गत इम्पोर्ट करना ही है तो रफाल वहाँ पर एक अच्छी चॉइस बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल डील का प्राइस थोड़ा आप वहाँ पर कम रखने में सक्षम होंगे क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहाँ पर खुद के वेपन्स के इंटीग्रेशन की आप बात करेंगे तो अगेन वहाँ पर प्राइस थोड़ा कम रह पाएगा। और आगे चलकर अगर आप डोमेस्टिक एवियोनिक्स इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी प्राइस यहाँ पर कम करने में हम सक्षम होंगे। तो MRFA में आप कोई भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर लीजिए, वो एक्सपेंसिव ही पड़ेंगे, लेकिन अगर इंपोर्ट करना ही है तो रफाल वहाँ पर एक बेटर चॉइस होगा। बाकी MRFA के अंतर्गत अगर आपको प्राइस में सबको बीट करना है तो दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, पहला रशियन है, दूसरा साब ग्रिपिन है। तो ग्रिपिन एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट है, वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, वहाँ पर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम पड़ेगा। पर ग्रिपिन के साथ जो परेशानी है वो ये है कि साब द्वारा या फिर स्वीडन द्वारा बहुत कुछ ऑफर नहीं किया जा सकता ग्रिपिन के टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं इस फाइटर प्लेटफॉर्म में तीसरी कंट्री की लगी हुई हैं। वहीं पर रशिया की बात करें तो अगर Su-57 MRFA का पार्ट बनता है और वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है तो रशिया की तरफ भी आगे जाना समझदारी हो सकती है। इवन अगर रफाल से थोड़ा एक्सपेंसिव हमें Su-57 पड़े तब भी, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि आमका 2035 से पहले नहीं आएगा तो उससे पहले हमें एक एडवांस प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। रफाल एडवांस तो है लेकिन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के सामने बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेंच पायलट द्वारा खुद एक्सेप्ट करी गई हैं। तो अल्टीमेटली इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, पर अनफेयरली रफाल का क्रिटिसिज्म इस केस में सही नहीं था, इसलिए हमारी साइड से चीज़ों को क्लियर किया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।